नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर वो तमाम बातें होंगी जो आपके फायदे से जुड़ी हुई हैं। योर स्टॉक्स यानी आपका शो, आपके सवाल जो हम कॉल, सोशल मीडिया और बाकी जरिए से लेते हैं, उन सभी को हम इस शो में शामिल करते हैं। इसके अलावा कई अहम विश्लेषण भी करते हैं, बाजार को भी भांपने की हम कोशिश करते हैं। तो आज योर स्टॉक्स में आप तमाम पहलुओं पर आपके सामने हम एक्सपर्ट राय रखेंगे, लेकिन आपको इस शो में शामिल होने के लिए करना क्या है, जरा वो तरीके जान लीजिए। जी हां, योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल 3-4 तरीकों से भेज सकते हैं। स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर के जरिए, फोन नंबर के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कॉल करके अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए भी इस नंबर से आप अपने सवाल इस कार्यक्रम में शामिल करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी हैंडल्स पर आप आसानी से अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आपके सवालों को हम हमारे शो में शामिल करेंगे। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और मेहमानों की ओर बढ़ें उससे पहले जरा हम बाजार को देख लें। जी हाँ, बाजार को अगर हम देखें तो लगातार दूसरा दिन जो है वो एक प्रेशर बना रहा, लेकिन फिलहाल जो है निफ्टी 19,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। और इस तरह से बाजार को अगर हम देखें, फिलहाल अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक तरह का प्रेशर हमें नजर आया, लेकिन हालांकि पीएसयू बैंक जो थे उन्होंने आज बेहतर किया है। निफ्टी बैंक को देखा तो इस वक्त 46,157 पर इस वक्त चलता हुआ 78 अंकों की तेजी। निफ्टी में 31 अंकों की तेजी है आज के दिन में। सेंसेक्स में 66,700 का लेवल यहां पर है, लगभग 90 अंकों की तेजी सेंसेक्स में भी नजर आ रही है। अब यहां से बाजार को हम देखें तो लगातार 4 हफ्ते अगर हम देखें तो इन 4 हफ्तों में बाजार ने अच्छी खासी रैली दिखाई और एक तरह का ड्रीम रन था, लेकिन शुक्रवार के बाद से बाजार पर एक प्रेशर नजर आया। हालांकि बीच बीच में हमको हल्की मुनाफा वसूली भी नजर आई, लेकिन शुक्रवार के बाद जब आज बाजार खुले हफ्ते के पहले दिन, तो आज भी प्रेशर नजर आया। जो एक कह सकते हैं बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था जिसको टारगेट किया जा रहा था 20,000 का, उसको छूते छूते बाजार रह गया, निफ्टी छूते छूते रह गया। और अब जो है वो अहम रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से अब जो है बाजार की नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये जो प्रेशर है, क्या ये प्रेशर जारी रह सकता है या फिर से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परिचय करा दूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्वास्तिका के गिरीश सोडानी साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले साहब हैं और प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस मंदार जमसांदेकर साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गिरीश जी, अमोल जी और मंदार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मंदार साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जो एक ड्रीम रन हमने देखा उसमें छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर तो आते रहे, लेकिन अब जो है एक जो प्रेशर था उसने उस लक्ष्य से बहुत दूर कर दिया है बाजार को। किस तरह से आगे अब देख रहे हैं बाजार को? क्या ये दबाव आगे भी जारी रहेगा या थोड़ा जिगजैग पैटर्न हमें नजर आएगा, बाजार रह रहे के बाउंस बैक करेगा? क्योंकि आज हम देख रहे हैं रिलायंस की वजह से जो नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, उसकी वजह से एक दबाव नजर आ रहा है बाजार में। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। और मुझे नहीं लगता है कि लक्ष्य से बाजार दूर हो चुका है या हट चुका है। लक्ष्य जो है 20,600 का निफ्टी के लिए अभी भी बना हुआ है। और जो आपने कहा कि ये जो चॉपीनेस अभी बढ़ा हुआ लग रहा है कि आज रिलायंस की वजह से बाजार की जो अप मूव है रुक गई। लास्ट वीक हमने देखा इन्फोसिस एक कारण था, एक दिन जब बाजार नीचे आ गया। तो ये तो होते रहेगा क्योंकि अर्निंग्स का सीजन है। तो इस तरीके का जिस तरीके के अर्निंग्स आते हैं, सुनने को मिलते हैं, आउटकम आता है, एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल होते हैं नहीं होते हैं, उस पे बाजार का ट्रेंड तो जरूर डिपेंड करेगा। लेकिन बहुत सारे अर्निंग्स अभी अनाउंसमेंट्स अभी इसी हफ्ते 300 के करीब कंपनी से कि जो अनाउंस करने वाले हैं अपनी अर्निंग्स। तो मुझे लगता है कि ये एक चॉपीनेस का पीरियड है, लेकिन अंडर करंट पॉजिटिव है। और जिस तरीके से हमने फ्राइडे को एक डाउनटिक देखा मार्केट में, तो उसमें खराब ऐसी कुछ चीज है नहीं, क्योंकि उसके पहले वाला अगर आप पीरियड देखो 3 हफ्ते सीधा मार्केट ऊपर चला था। और जिस तरीके का स्पीड बना था निफ्टी इंडेक्स के केस में ऊपर चलने का, तो वो बहुत ही जबरदस्त स्पीड था। तो एक करेक्शन तो बनता ही बनता है, नो डाउट अबाउट इट।
मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन शायद फ्लैट ट्रेड करेगा मार्केट, लेकिन अंडर करंट पॉजिटिव है। निफ्टी के केस में 19,600 ये बढ़िया सा सपोर्ट है। जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है, तब तक डरने वाली कुछ बात है नहीं। तो इंडेक्स के लिए पॉजिटिव व्यू है, लेकिन चॉपीनेस बढ़ेगा ये बात सही है और इसलिए स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। जो भागे हुए स्टॉक्स हैं, जो रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, उनमें एक बुलिश व्यू नहीं बनाना चाहिए। जहां पे अपॉर्चुनिटीज बनती है, फ्रेश ब्रेकआउट्स बनते हैं या सपोर्ट लेके जहां पे अर्निंग्स सपोर्ट करती हैं प्लस स्टॉक सपोर्ट पे है, ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बॉटम लाइन कि लक्ष्य अभी भी 20,600 का है, वो सिर्फ ये हफ्ते नहीं आएगा, अगले 1 महीने में ये टारगेट जरूर अचीव होगा। है तो जो हालिया वर्टिकल मूव हैं और जो ओवरबॉट कंडीशंस हैं उसकी वजह से तेजी का अगला मूव जो हम बहुत फास्ट एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नजर नहीं आने वाला, लेकिन वो आने वाला है। और जिस तरह का बीते कुछ हफ्तों में हमने मूव देखा है वो मूव शायद ना रहे, लेकिन ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है। गिरीश जी, आप जरा अपना नजरिया दें। देखिए, मेरा नजरिया भी सेम ही है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके यहाँ 3 दिन पहले बात कर भी रहे थे कि बाजार जिस तरीके से मूव कर रहा है आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि बाजार एक तरफा रैली दिखा चुका है। तो कहीं पे भी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहती है। तो मेरा नजरिया तो यही रहेगा कि जो कंपनीज के अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं हम उन्हीं फाइनली फंडामेंटल्स को लेके बुलिश हों एंड स्टॉक स्पेसिफिक हों। रही बात अगर मैं निफ्टी के 20,000 का लेवल जो उस दिन ऑलरेडी जिस दिन मैं आया था उस दिन ही ये टच होने की सिचुएशन पे था, तो मेरा सिचुएशन वही है कि 19,650 का जो एक सपोर्ट जोन है उसको मेंटेन करके, और जब तक हम हर्डल 19,968 का एक हर्डल नहीं क्रॉस कर लेते तब तक मुझे लग रहा है कि ये एक रेंज रहेगा बीच का जहां पे निफ्टी मूव करेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहे, अच्छा अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं चले जो अब मूवमेंट में चलेंगे बिकॉज अर्निंग अच्छी आएंगी, तो उस सेंस में बेट लगानी चाहिए। ठीक है, तो एक संकेत जो है वो पॉजिटिविटी का ही संकेत है। रिजल्ट सीजन है तो जाहिर सी बात है कि बीच बीच में हमको इस तरह के जो करेक्शन है वो नज़र आएंगे, और वो करेक्शन इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत लंबी बड़ी तेज़ी बाजार ने देखी है, तो ये तो उम्मीद के मुताबिक ही है। चलिए, हमारे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ चुकी हैं, और शो में हम आपके सवालों को शामिल करें उससे पहले पूजा के पास चलते हैं और कुछ अहम जो कंपनियों के नतीजे और बाकी मैनेजमेंट से बातचीत चल रही है उस दौर को भी हम आगे बढ़ाएंगे। जी, थैंक यू प्रशांत। बिल्कुल नतीजों पर तो फोकस बना ही हुआ है, एक के बाद एक ढेर सारे नतीजे आ रहे हैं, और इस बीच एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी आरबीएल बैंक ने भी अपने नतीजे घोषित किए थे, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 2% की गिरावट है। लेकिन नतीजों पर अगर नज़र डालें आरबीएल बैंक के, तो हमने देखा था कि ब्याज से आय में 21% की ग्रोथ थी, मुनाफा करीब 40% से ज़्यादा बढ़ा था कंपनी का, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली थी। तो नतीजों के बाद एक तेज़ी देखी थी, लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में हावी है। नतीजों पर और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ आर्य सुब्रमण्य कुमार जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। पहला सवाल तो मार्जिन को लेकर होगा। इस बार मार्जिन में हमने देखा कि हल्की कमी देखने को मिली है, और जिस तरीके से एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड में भी बढ़त देखने को मिली है, तो आने वाले समय में आप मार्जिन की चाल कैसे देख रहे हैं? हमारा निम का स्ट्रेन विल नॉट बी सीन आगे बढ़ने के समय ना 4.84 हम अभी दिया है इनमें। इट विल बी इंक्रीजिंग बाय 10 बिप्स द नेक्स्ट क्वार्टर एंड देयर आफ्टर उसका ना 5% का आगे पीछे, तो इट विल बी स्टेबलाइजिंग इट। मे बी आफ्टर ईयर इट विल जस्ट मूव अप फ्रॉम 5% after next year. By end of this year, you'll be seeing somewhere around exit of 5.1, and but we'll be having an average of around 5%. यही है, ये हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा एडवांसेस मिक्स बहुत चेंज हो चुका है। पहले एडवांसेस का हमारा 2 प्रोडक्ट था रिटेल में, 1 प्रोडक्ट था होलसेल में। नाउ अभी मिक्स चेंज हो रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हाई यील्डिंग अलोन हमारे पास 2 प्रोडक्ट था, अभी मॉडरेट यील्डिंग का प्रोडक्ट 4-5 हम लॉन्च कर चुके हैं। ये मॉडरेट इन यील्ड वाला दिस विल बी एडिंग अप टू अवर इंटरेस्ट इनकम। या ज्यादा इनकम होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे निम विल बी प्रोटेक्टेड। द डिपॉजिट का कितना ऊंचा जा रहा है, मे बी 10 बिप्स ज्यादा होना सकता है कॉस्ट ऑफ फंड्स का, बट इट विल बी कॉम्पनसेटेड एडिक्वेटली विद अवर इंक्रीज इन अवर मार्जिन इन
advances. So it will compensate it, and moving forward, we'll be able to first is protect it, then we will improve it. बिल्कुल सुब्रमण्या सर, एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्यूबन लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है और फिर इस लिहाज से आगे का नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह से देख रहे हैं आगे? हमारा 20 to 22% है, हमारा गाइडेंस है फॉर द एंटायर ईयर के लिए। उसमें और रिटेल का आप देखिएगा तो वो 30% के ऊपर ही होगा, बिटवीन अराउंड 33 to 35%। हम लोगों ने अभी 34% कर चुका है Q1 में। हम लोग गोइंग फॉरवर्ड वो उसके 33 to 35% हमारा रिटेल का ग्रो होगा। क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, क्योंकि हमारा एडिशनल प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, एंड ऑल दिस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस हमारा मार्केट में ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा डिलीवरी सिस्टम टीम वाज एबल टू कन्विंस द कस्टमर्स टू मूव फॉरवर्ड। हमारा सर्विस लेवल इतना अच्छा है, इसी वजह से एग्जिस्टिंग कस्टमर इज ऑल्सो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर ने हमारा साथ आके ये मल्टीपल प्रोडक्ट यूटिलाइज करने का चालू कर दिया। पहले हमारा ब्रांच से कोई असर प्रोडक्ट का सेल्स नहीं हो रहा था। अभी नाउ द लास्ट क्वार्टर में 131 crores of the business has come from the branch out of 600 crores of total business under हाउसिंग लोन itself। यही एग्जाम्पल है आपका। हमारा रनवे बहुत बड़ा है, उसी वजह से we will be able to protect that growth and we will be able to demonstrate the same growth quarter on quarter। अच्छा, डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो वहां पर एक 8% के आसपास मामूली धीमी ग्रोथ देखने को मिली है। आने वाले समय में इसका पेस कैसे देख रहे हैं आप? क्या वहां पर और बढ़त की एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिपॉजिट में? क्योंकि हमारा 8% का रीजन यही है, हम लोगों ने बल्क से हटा के हम लोगों ने बल्क को ग्रैनुलर में कन्वर्शन से शुरू किया था। आपका इफ यू लुक एट इट, हमारा लेस देन 2 crores का टोटल डिपॉजिट है, एंड 43% हो चुका है। दैट इज LCR हम बताते हैं उसको। LCR का 43%, वो 36 में था, वो 43 तक चला गया, एंड इट इज लाइकली टू इंच बाय अनदर 2, 3, 4, 5% इन द नेक्स्ट 2-3 quarters। When we are focusing on less than 2 crores, हमारा focus is also there in respect of the deposit, individual deposit of even above 2 crores also. That will also contribute, because totally हमारा deposit का growth 18%, 20% होगा total deposit। बिल्कुल। सुब्रमण्या जी, अगर आपकी कॉस्ट टू इनकम को देखें तो वो एलिवेटेड है। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये मॉडरेट रहेगी आगे? और अगर हाँ, तो कितनी जल्दी ये इस तरह की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है? या अभी कॉस्ट इनकम रेशियो आप देखा होगा, इट इज बिकॉज अराउंड 60 इन द रेंज ऑफ 68+% था, उसी से अभी 66+ हो गया है। उसका 2 कारण है। पहला कारण था हमारा इंटरेस्ट इनकम बहुत कम था पहले वाला। इफ यू लुक एट माय अर्लियर वन, और एक्सपेंडिचर तो था साल में 30% का ऊपर आसपास में था, वो अभी 15% में आ गया है। वो 15% तो इट विल बी बिटवीन द रेंज ऑफ 15% to 20% में जाएगा, बट हमारा इंटरेस्ट इनकम तो उससे ऊपर जा जाएगा। दैट इज फ्रॉम 15%, 20% से लास्ट साल में आप देखेंगे तो हमारा NII was 15%. Now it has moved to 21%. So this 21% will move to 25%. Higher income with a moderate and a sustained cost, we will be able to bring down the cost of income progressively quarter on quarter and go below 60% in next 1 or 2 years. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आर सुब्रमण्या सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो RBL बैंक के नतीजों पर बात कर रहे थे बैंक के MD और CEO आर सुब्रमण्य कुमार, और उन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की। अब इस बैंक पर राय ले लेते हैं। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताएं किस तरह से आगे का नज़रिया बन रहा है निवेश के लिए? क्या इस वक्त स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रशांत जी नमस्ते। आई थिंक स्टॉक काफी चल चुका है। अगर ये मंथ में भी अगर हम देखें तो 20-21% का रैली हुआ है और काफी शार्प हुआ है। सो मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर अ कंसोलिडेशन। सो मुझे लगता है कि एक अपर बाउंड्रीज जो है स्टॉक के लिए इमीडिएटली जो 230 की है और 205-210 ये इमीडिएट सपोर्ट है, वीकनेस नहीं है। इट लुक्स लाइक अ टेम्पररी पॉज और बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज कुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी। और स्टॉक एज लॉन्ग एज 20-day सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। सो आई थिंक करेक्शन में बाय करना थोड़ा सा आइडियल स्ट्रेटेजी रहेगा RBL बैंक में। ठीक है।
तो ये है व्यू आरबीएल बैंक पर। अगला सवाल ले लेते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें तो हमारे पास सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जोधपुर से सवाल आया है हमें, शैलेश कुमार व्यास जी का। CDSL लिया हुआ है इन्होंने, 50 शेयर्स 1200 रुपए के भाव पर हैं और हमने देखा कि काफ़ी ऊपरी लेवल पर ले लिया है स्टॉक, वहाँ से थोड़ा नीचे आ रहा है और आज 1190 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में एक डिक्लाइन भी रहा, करीब 2.5% टूट चुका है ये शेयर। यहाँ पर मंदार आप सजेस्ट करिए, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? कुछ इनको स्टॉप लॉस भी सुझाएंगे क्योंकि इनकी खरीद के बिल्कुल करीब है इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। पूजा जी देखिए, ये स्टॉक तो कंसोलिडेशन में है और ये कंसोलिडेशन इसकी वजह से है क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखो, यानी 2020 से अब तक का चार्ट देखो, तो 2020 में ये स्टॉक 200 के करीब ट्रेड कर रहा था, 200 से ये स्टॉक ऊपर में 1700 तक चला। तो इस तरीके का जब 8 टाइम्स 9 टाइम्स रिटर्न कोई स्टॉक जनरेट कर देता है तो वो एक कंसोलिडेशन से गुजरता ही गुजरता है। अभी स्टॉक में प्राइस करेक्शन तो मुझे लगता है कि डन है, यानी ऐसे नहीं लग रहा है कि जो रीसेंट लोज स्टॉक ने किए वो ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाएगा, ऐसा व्यू नहीं बन रहा है। लेकिन टाइम करेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सो प्राइस करेक्शन इज डन। टाइम करेक्शन मुझे लगता है कि और 1-1.5 साल चलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। इनका 1200 का जो लेवल है ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है, यानी इनको एग्जिट के लिए चांस तो जरूर मिलेगा। 1240 से लेके 1280 तक के भाव इनको मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो 1-1.5 साल की व्यू से अगर ये होल्ड कर सकते हैं और तो ये होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है एग्जिट किया तो बेहतर होगा क्योंकि कंसोलिडेशन में अगर नीचे का भाव मिलता है तो वहां पे फिर से ऐड कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 1160 का होगा, 1160 का स्टॉप लॉस होगा और 1240 से लेके 1280 के बीच में एग्जिट करना बेहतर होगा और नीचे की तरफ फिर बाद में जाके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेहतर नज़रिया मिलता हुआ। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे ख़ास सेगमेंट की बारी है और ऑप्शन में कमाई के लिए कहाँ है मौके, ऑप्शन के चैंपियन में आपको हम बताएंगे। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताएं आज आपकी नजर कहां है? गुड मॉर्निंग। आज मेरी नजर जो है वो L&T हाउसिंग फाइनेंस पे है। L&T हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम यहाँ पे इंट्राडे का स्ट्रक्चर देखते हैं 30 मिनट पे, तो स्टॉक एक 130 से लेके 140 की रेंज बनाए हुए हैं। 3rd ऑफ दिस मंथ हमने देखा था कि स्टॉक ने 140 का टॉप बनाया और रिसेंटली भी हमने देखा है 20th को भी यहाँ पे 140 का एक टॉप बनाया है। नीचे की तरफ में 130 से 128 का जो लेवल है वो स्टॉक नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो करंट लेवल से हम इसमें बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे क्योंकि स्टॉक ने वापस उसी लेवल्स पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के लिए वापस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपको 140 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करना है और 140 का यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल करना है। यहाँ पे आपको जो अधिकतम मुनाफा है वो 70,000 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान जो है वो यहाँ पे 18,000 तक का हो सकता है। इसमें जो एक्सपायरी जबकि इस हफ्ते में है तो मेरी यही सलाह रहेगी ट्रेडर्स को कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड से यहाँ पे खेलिएगा। बट करंटली हम जो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। ठीक है, तो L&T फाइनेंस में नज़र ध्वनि पटेल की बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। और यहाँ पर जो आपको लेवल्स देखने हैं उसके बारे में भी ध्वनि ने आपको बताया। सैप पर महाराष्ट्र से गिरीश जी ने सवाल भेजा है। गुजरात पीपावाव पोर्ट पर इनका सवाल है। 400 शेयर्स 110 पर लिया है और मुनाफे में है ये। अभी फिलहाल 123 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है और इनकी भी जो खरीद है वो हाल फिलहाल की ही लग रही है। मंदार, आप सजेस्ट करिए, पिछले काफ़ी समय से वैसे तो ये स्टॉक एक रेंज में है लेकिन इनकी खरीदारी काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने की थी और पिछले 6 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक करीब 30-41% चढ़ा भी है। यहाँ से क्या और अपसाइड देख रहे हैं गुजरात पीपावाव में आप? पूजा जी, आपने सही कहा कि पिछले एक साल में बहुत ही बढ़िया सा मूव स्टॉक में देखने को मिला है। अब जो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है तो ये 125 की लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है
और इस लेवल ने इन द पास्ट, यानी अगर आप पिछले 10 साल का चार्ट देखें तो इस लेवल ने सपोर्ट के तौर पे भी काम किया हुआ है और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम किया और मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। यानी अगर 2015 से लेके 2018 का पीरियड देखते हैं तो जब ये स्टॉक 260 से नीचे गिरा था तब ये लेवल 125 की जो है सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी। 2018 से लेके अब तक यानी पिछले 5 साल से ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, यानी मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक यहाँ पे जाके फिर से नीचे आ चुका है। अब एक पॉजिटिव बात है कि इनकी जो खरीदारी है वो 110 की है, नीचे के लेवल्स पे इन्होंने बाय किया, ऐसी बात है नहीं कि रेजिस्टेंस के नीचे बाय किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो करंट लेवल से यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए इन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, यानी थोड़ा प्रॉफिट आप ले लें और 125 की जो लेवल है ये ब्रेक होने की राह देखिए। ये अगर ब्रेक होती है तो ऊपर में ये स्टॉक 160 180 तक ये ऊपर में चल सकता है, तो फिर से रिव्यू करेंगे ब्रेक होने के बाद, लेकिन ये रेजिस्टेंस के नीचे है और एक मेजर लेवल के नीचे है, इसलिए मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट की यहाँ पर सलाह, ये रणनीति आपको बनाने की एडवाइस मिलती हुई मंदार जी की ओर से। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनील हैं दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी सर, मेरे में प्रकाश पाइप के 172 के रेट में 1300 शेयर हैं और इन्फोसिस के 30 शेयर हैं 1480 के रेट में। ठीक है, ठीक है। दोनों स्टॉक पे कोई खास नजरिया आप चाहते हैं, कब तक रुक सकते हैं, क्या आगे का नजरिया आपका? कोई सर टाइम पीरियड नहीं है मेरा, मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक लंबा नजरिया रख सकते हैं सुनील जी। चलिए गिरीश आपके पास ही आते हैं, बताएं प्रकाश पाइप्स को लेके क्या है आपकी सलाह? देखिए, प्रकाश पाइप्स के लिए ये होल्ड कर सकते हैं, जो लेवल्स एग्जैक्टली दिख रहे हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने में 13-14% की एक रैली दी है स्टॉक ने, तो 195 196 के एक सपोर्ट का बेस था हम लोगों का, जब हम लोगों ने आप ही के चैनल पर आके ये बात बताई थी। तो उसके बाद भी अभी हम यही सजेस्ट करेंगे कि ये 170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक होल्डिंग पोजीशन लेके चल ही रहे हैं। तो 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 215 से लेकर 225 का एक रेंज दिख सकता है इनको। 215-225 का एक रेंज के आसपास जब भी स्टॉक आ जाए तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके और बचे हुए होल्ड्स को 270 के लिए होल्ड करें। इनका सवाल है और उसके लिए अमोल मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन्फोसिस के इनके पास 30 शेयर हैं, 1430 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल इनके लेवल से थोड़ा नीचे है। आगे का नजरिया चाहते हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं। प्रशांत जी, आई थिंक एक तो पॉजिटिव चीज ये है कि ब्लू चिप स्टॉक है, आईटी लीडर है, नो डाउट रिजल्ट गाइडेंस के बाद थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट हुआ है और गैप डाउन हुआ है अच्छा खासा। बट अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेक्सचर देखता हूँ चार्ट का, तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ कंसिस्टेंटली वीक फॉर्मेशन बना रहेगा। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो ब्लू चिप स्टॉक्स है और जो लीडरशिप स्टॉक्स है, आई थिंक जब भी बड़े करेक्शंस आते हैं स्टॉक्स में तभी एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि उसमें बाइंग किया जा सकता है। अभी उनके पास पहले से भी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली चार्ट्स पे देखता हूँ या शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखता हूँ, तो स्टॉक अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो 1300 के आसपास है। तो मैं एक बेस पकड़ना चाहूंगा स्टॉक के लिए 1280 1260। ये एक इमीडिएट अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिख के आ रहा है। एज लॉन्ग एज ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, आई थिंक एक बाउंस बैक आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है शॉर्ट टर्म में, और गैप भी ओपन है। तो मुझे लगता है कि ये वापस 1380 1400 वापस से दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर चार्ट देखता हूँ वीकली मंथली पे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, अच्छा स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक। ठीक है, तो ये है व्यू इस स्टॉक पर, आपके दोनों ही स्टॉक पर राय दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जयपुर से ही अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैम, एसी के बारे में पूछना था मैम। 400 में कितने शेयर है मैम, लॉन्ग टर्म यानी करीबन 20 साल तक भी रखना चाहता हूँ जी। ओके, चलिए कंग्रेचुलेशंस आपको, पहले तो काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री ली है। हालांकि स्टॉक में एक तेज़ी आ चुकी थी, उसके बाद आपने एंट्री ली और उसके बाद भी ये स्टॉक चल ही रहा है, तो कम समय में अच्छा मुनाफा हुआ है आपको इस स्टॉक में। प्राइस वाइज अगर एक्शन देखेंगे तो शानदार तेज़ी, आज भी स्टॉक 8.5% ऊपर है। गिरीश लॉन्ग टर्म निवेशक है ये, एस को थोड़ा और समय दे सकते हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन को।
लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा लग रहा है आपको, अभी भी होल्ड करें? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन पावर सेगमेंट्स इन सब के अंदर ये कंपनी काम करती है, तो लॉन्ग टर्म्स के लिए प्रपोजिशंस के लिए वो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। बट मेरा एडवाइस यही है क्योंकि हम ऑलरेडी एक काफी अच्छी रैली देख चुके हैं इस स्टॉक के अंदर, तो मेरा एडवाइस यही होगा कि 690 600 700 का एक लेवल है, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 25-30% की प्रॉफिट बुकिंग करें। हालांकि ये लेवल लॉन्ग टर्म्स के लिए मुझे 850 से 900 का भी दिखाई देता है, तो उस लेवल के लिए जरूर रुक सकते हैं, बट इनिशियली क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी रैली दे चुका है तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। 25-30% की मिनिमम उतना प्रॉफिट बुकिंग करें एंड कंटिन्यू होल्ड रखें लॉन्ग टर्म। तो 25 से 30% की प्रॉफिट बुकिंग की आपको यहां पर सलाह मिलती हुई ACE पे। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। जेके जैन साहब हैं दिल्ली से और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जेके जैन साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जनाब, मेरे पास 47 शेयर हैं सेंको गोल्ड के, जो कि IPO में 317 के भाव पे आए हैं, तो क्या मैं प्रॉफिट बुक करके और ICICI बैंक, इन्फोसिस या TCS में परचेज कर सकता हूँ? ठीक है, बहुत क्लियर नजरिया और सीधा सवाल इनका यहाँ पर। और आपने बताया आपको ICICI बैंक, इन्फोसिस और तीसरा कौन सा स्टॉक आप बोल रहे थे? एवेन्यू सुपरमार्ट, चारों में से कोई भी बता दें जो खरीदने के लिए अच्छा हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलते हैं। नज़रिया तो मतलब तुरंत प्रॉफिट बुकिंग का ही वो मांग रहे हैं। मंदार जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम देखें सेंको गोल्ड के IPO के लेवल पर लिए हैं, लेकिन उनका है कि क्या प्रॉफिट बुक करके इन स्टॉक्स में मूव किया जा सकता है? ICICI, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट। प्रशांत जी, हाँ मुझे लगता है कि हाँ कर सकते हैं। सेंको गोल्ड वैसे भी देखा जाए तो यूफोरिया में लिस्टिंग हुआ था और तब से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड की तरफ यानी नीचे की तरफ ये स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके शिफ्ट तो जरूर कर सकते हैं। अब ये जो इन्होंने स्टॉक की लिस्ट बताई है, इससे मुझे लगता है कि ICICI बैंक एक बढ़िया सा स्टॉक होगा। ICICI बैंक में हाल ही में कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट भी बना हुआ है। 970 के ऊपर जब तक ये रहता है तब तक इस स्टॉक में अपसाइड बने रहेगी। 1200-1300 तक का 2 साल की व्यू से ऊपर में टारगेट बनता है, तो 960 के स्टॉप लॉस से ICICI बैंक में जरूर पोजीशन बन सकती है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो स्टॉक्स आपने सुझाए उसमें ICICI बैंक बेटर लग रहा है, वहां पर आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चंडीगढ़ से हमें सवाल आया है नमन जी का। इंस्टाग्राम पर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। पेटीएम है इनके पास 30 शेयर्स 820 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। पेटीएम में हाल फिलहाल की खरीद लग रही है और लग रहा है कि ट्रेडिंग का नजरिया था, रिजल्ट एक्शन को प्ले आउट करने की कोशिश की और उसका फायदा भी मिला इनको। स्टॉक में हमने देखा कि नतीजे पेटीएम के काफ़ी अच्छे आए हैं और हर फ्रंट पर नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले, घाटे में भी कमी आई है। बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट में है ये, बट अमोल जी आपसे समझना चाहेंगे पेटीएम पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? थोड़े ऊपरी लेवल पर ले लिया, बट नतीजों को देखते हुए क्या आगे आप कुछ प्राइस एक्शन देख रहे हैं? यस, आई थिंक एक अच्छे खासे रैली के बाद एक स्टॉक रेंज बाउंड एक्टिविटी में चल रहा है और उसमें अपर बाउंड्री स्टॉक ने बनाया है 860 का और बेस बनाया है 820 का। अगर मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म टेक्सचर देखता हूँ स्टॉक का, तो ये साल में 59% तक ऑलरेडी स्टॉक रैली कर रहा है, तो परफॉर्मिंग है स्टॉक। आई थिंक मुझे लगता है ये जो टेक्निकल फॉर्मेशन है, इट लुक्स लाइक अ टेम्पररी पॉज लिया है और कंसोलिडेशन भी है वो पॉजिटिव साइड्स पे ही लग रहा है, क्योंकि स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो 800 के आसपास है वो कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। अगर उनका शॉर्ट टर्म में व्यू है तो मैं उनको एक सपोर्ट लेवल इमीडिएट में दे सकता हूँ 820 और 815, ये लास्ट वाला करेक्शन का लो है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक ये कंसोलिडेशन फॉर्मेशन है जो पॉजिटिव साइड में ही रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द हायर साइड, ये वापस 880 900 जो प्रीवियस स्टॉक था वहां तक हिट करने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, तो एक खास नजरिया पेटीएम पर आपको मिलता हुआ। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। लेखराम साहू हैं मध्य प्रदेश से। लेखराम जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बताइए मध्य प्रदेश में आप कहां से फोन कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? हमारे पास 500 शेयर है 60 रुपए के भाव की, LIC हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, कोई नजरिया आप खास नजरिया बताओ सर क्या करना है, उसको बेचना है ये अभी रखे रहना है?
ठीक है। तो लेखराम जी का सवाल, और गिरीश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। हालांकि बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली और ज़बरदस्त मुनाफे में इस वक्त वो दिख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हम अगर स्टॉक को देखें तो लंबे समय से स्टॉक में जो मूवमेंट है वो एक तरह से नेगेटिव ही कह सकते हैं। क्या होगी इनको सलाह, क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए? पहली बात तो ये लेवल देख के इतना अच्छा लग रहा है कि 60 रुपए से स्टॉक को लिया हुआ है एंड ऑलरेडी 400 रुपए के लगभग के भाव पे ऑलरेडी काफी अच्छा रिटर्न्स इन्वेस्टर को मिल रहा है। बट LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर मेरा व्यू थोड़ा सा बेयरिश ही रहता है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है। इनके जो ऑर्डर बुक्स, हम ये बोल सकते हैं लोन बुक्स की जो कैलकुलेशन रहती हैं वो थोड़ी सी बेटर फॉर्मेशन में चाहिए रहती है। एक्सपेक्टेशन हमारी हमेशा थोड़ी ज्यादा ही होती है LIC हाउसिंग फाइनेंस से, वो कहीं पे भी मेजर नहीं करता। तो अगर इनको हाउसिंग फाइनेंस के प्रपोजिशन पे ही जाना है या फिर कोई और दूसरे स्टॉक में स्विच करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से एटलीस्ट मैं 50% से 70% की प्रॉफिट बुकिंग की तो एडवाइस करूंगा ही करूंगा इनको, क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जब भी 440 के आसपास का एक रेंज आता है वो प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे आ जाता है। तो 440 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल रहता है जो उसको क्रॉस करना पड़ेगा अगर आगे उसको कोई मूव करना। तो यहाँ से 70% की प्रॉफिट बुकिंग कर लें एंड कोई दूसरे बेटर स्टॉक्स में मूव कर जाए। ठीक है, तो ये है व्यू LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। काफ़ी समय से होल्ड किए हुए हैं स्टॉक को, उसके बाद इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस पे काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा होगा, लेकिन पेशेंस के साथ होल्ड कर रहे हैं। और यही एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म निवेशकों का, अगर अच्छी कंपनी में आप बने रहते हैं तो इसी तरह का फ़ायदा मिलता है, और सलाह भी आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। ये हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं मिलन। मिलन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, मेरा इरकॉन इंटरनेशनल पे सवाल है। मेरे पास 45 अप्रोक्सीमेट एवरेज के 1800 शेयर है, 1850। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा पूछना चाहता हूँ मैं। ओके, चलिए आपको भी कंग्रेचुलेशंस। अच्छे स्तर पर लिया था, और रेलवे स्टॉक्स में तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छी शानदार रैली देखने को मिली। आज भी स्टॉक करीब 2.5% ऊपर है। गिरीश जी, इनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही है और लगभग 1 लाख के आसपास के मुनाफे की तरफ ये पहुंच रहे हैं। अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे, और तेजी के लिए बने रहें या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे इरकॉन में? देखिए इरकॉन, क्योंकि हम रेल सेक्टर सेगमेंट्स पे बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवेज को लेकर बात करते हैं, तो इंडियन रेलवेज का हालांकि व्यू बहुत बुलिश रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, कोचेस ऑर्डर्स आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इनके नया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड हो रहा है, तो व्यू बहुत बुलिश है। बट जब हम बात करते हैं स्टॉक ओरिएंटेशन पे, तो कहीं पे भी जब हम इतना लंबा प्रॉफिट ऑलरेडी देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूरी है। तो मेरी इनको सजेशन भी यही है कि एटलीस्ट यहाँ से 30-35% का प्रॉफिट बुक करें एंड होल्ड करके रखें। 70 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें स्ट्रिक्टली अपने होल्डिंग को लेकर। एंड यहाँ से भी व्यू हमारा 120-125 का रेंज का है अगले 1 से सवा साल के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह मिलती हुई, और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका। पवन है मालेगांव महाराष्ट्र से। पवन, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से संपर्क हमारा टूट गया है। मेरा सवाल है, मेरे पास BLS इंटरनेशनल के 1600 शेयर है 71 के भाव से, तो मुझे और 5 साल होल्ड करना है, तो वो सही रहेगा? ठीक है। चलिए इस पे एक नज़रिया ले लेते हैं। BLS इंटरनेशनल के जो है 1600 शेयर हैं, और यहाँ पर जो है लेवल जो है वो एक बार फिर हमें बताएंगे। लेवल 71 के भाव पे लिया आपने? जी सर। ठीक है, 71 के भाव पे 1600 स्टॉक का BLS इंटरनेशनल 5 साल तक रुक सकते हैं, ऐसा इनका कहना। मंदार जी बताएं, कुछ खास नजरिया बनता हुआ BLS इंटरनेशनल पे? प्रशांत जी, ये देखिए चार्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और हाल ही में यानी पिछले महीने ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट फ्रेश जनरेट कर चुका है। तो ये जो लेवल इंपॉर्टेंट इसमें था वो 202-205 के आसपास वाला एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। और जब तक ये लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक मुझे लगता है कि ऊपर में अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और एक 2 साल का व्यू अगर रखते हैं तो 300 से लेके 320 तक का इस स्टॉक में टारगेट बन सकता है। अब जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 170 का होगा। 170 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और 2 साल की व्यू से 300-320 का टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको होल्ड करने की सलाह
और इसके साथ ही जिन लेवल्स पर आपने लिया 70 रुपए के लेवल पर लिया, शानदार लेवल पे एंट्री स्टॉक में ली है और BLS इंटरनेशनल में नज़रिया जो है एक्सपर्ट का वो भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इन सब के बीच अमोल, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, हम इस पूरे बाजार को देखें तो ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस है और उसमें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज टाटा मोटर्स को लेके बहुत आती हैं। बताएं किस तरह का यहाँ पर आपका नज़रिया बनता हुआ नज़र आ रहा है अगर हम टाटा मोटर्स को देखें? यस प्रशांत जी, आई थिंक ये स्टॉक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर हम लास्ट 3 to 4 मंथ्स देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लोज बनाते जा रहा है और ये साल में भी अगर हम देखें तो 63% तक का ये उसमें गेन हुआ है और ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। सो टाटा मोटर्स स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ट्रेंड अच्छा है बट थोड़ा सा ओवरबॉट है। स्टॉक काफी चला है तो एक पॉज ले रहा है, जैसे भी ऊपर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं हो रहे, इमीडिएट में थोड़ा सा सेल ऑफ भी आ रहा है। अभी अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लिए सैक्रोसैंट सपोर्ट लेवल रहेगा जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा जो 610 के आसपास है। जब तक स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है मुझे नहीं लगता कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है, रन अवे करेक्शन आ सकता है 1 या 2 दिन का। और इन द हायर साइड में देखता हूँ 650 660 तक भी ये स्टॉक कंसिस्टेंटली रह सकता है। और अगर मैं मीडियम टर्म देखता हूँ या थोड़ा सा और लंबे व्यू के लिए देखता हूँ तो स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग है। कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन अगर स्टॉक में आता है तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए बाइंग साइड पे। ओवरऑल ऑटो एंसिलरी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अशोक लेलैंड बॉश जैसे शेयर है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि बॉश एक कंसोलिडेशन में है बट 19,500 अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसमें भी एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है टाटा मोटर्स, आगे के लिए भी बेहतर नज़रिया। 610 का जो लेवल है वो एक अहम लेवल है जहां पर निगाह रखनी है और आगे जो है वो और ज़्यादा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बेहतर संकेत मिलते हुए। चलिए अहमदाबाद गुजरात से गुड मॉर्निंग सतीश, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी पूछें अपना सवाल। हाँ, मेरे पास में सर अपार इंडस्ट्रीज है जी 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2962। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई खास नजरिया आपका? हाँ सर, क्या राय चाहते हैं, आगे का नजरिया आपका क्या है? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं रखूँ या क्या करूँ, या उसमें और ऐड कर सकता हूँ? ठीक है गिरीश जी, अपार इंडस्ट्रीज के 100 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 2962 के लेवल पर लिया है, अच्छे लेवल पे एंट्री की और फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लंबे अवधि के लिए नजरिया चाहते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर अपार इंडस्ट्री की हम बात करें काफी बुलिशनेस है क्योंकि डिविडेंड ओरिएंटेशन अगर रिजल्ट भी, फंडामेंटल के तौर पे न्यूज अपडेट्स भी, बाकी सभी चीजें बहुत प्लस आती है अपार इंडस्ट्रीज को लेके। तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारा सजेशन इनको यही है कि 3450 का एक स्टॉप लॉस ये मेंटेन करें एंड आगे कंटिन्यू रहें। मुझे लेवल 4500 तक का भी दिखाई देता है अगले 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम के लिए, तो ये होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की आपको यहां पर सलाह मिलती हुई। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और इन्होंने अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। जितेंद्र हैं, झारखंड से इन्होंने अपना व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है और इनका सवाल है इंडिया ग्लाइकोल्स के। इन्होंने 100 शेयर लिए हैं 889 के लेवल पे और फिलहाल जो है वो अच्छा खासा नुकसान इनको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अमोल ज़रा बताएं क्या करना चाहिए फिलहाल स्टॉक में इंडिया ग्लाइकोल्स? यस, आई थिंक स्टॉक कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर में है। अगर हम देखेंगे ना तो वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के कंसिस्टेंटली नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पुलबैक्स आ रहे हैं, डेफिनेटली पुलबैक्स आ रहे हैं, बट जो पुलबैक्स के बाद एक स्टॉक या तो कंसोलिडेशन में जा रहा है या फिर वापस से एक करेक्शन जोन में जा रहा है। सो मुझे लगता है कि अगर उनके पास अभी है और एक उस शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से अगर कोई देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 590 और 585 एक सपोर्ट इमीडिएट पकड़ सकते हैं क्योंकि स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी जस्ट। अगर ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज स्टॉक क्रॉस कर देता है तो टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस उसमें अच्छे खासे दिख रहे हैं जो 640 और 650 तक भी जा सकते हैं। और भी अपसाइड है जो 200 डीएमए को एक बार टच कर सकता है स्टॉक जो 670 के आसपास जा सकता है। सो मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से और टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 590 जो सपोर्ट लेवल है वो एक बार पकड़ के होल्ड कर सकते हैं तो करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म में है।
ठीक है, तो ये है अहम सलाह इंडिया ग्लाइकोल्स पे आपको मिलती हुई। चलिए अगले जो दर्शक हैं उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक भेजा है। मयंक हैं कोलकाता से और मयंक का सवाल है कैनरा बैंक के 30 स्टॉक इन्होंने लिए हैं 225 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल मुनाफे में चल रहे हैं। कैनरा बैंक को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अच्छा खासा मूव स्टॉक ने दिखाया है, लगभग 16.5% की जो है वो मूव यहाँ पर नजर आई है। मयंक भी इस वक्त मुनाफे में है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहते हैं। इस स्टॉक को देखें, अगर पीएसयू बैंक को अगर हम देखें तो लगातार जो है वो बेहतर संकेत यहाँ पे मिलते रहे हैं। मंदार सर, आपकी राय क्या होगी? प्रशांत, देखिए मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। आप इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखो 2010-11 के वक्त स्टॉक ने हाई किया था 840 के आसपास वाला, तब से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना था। 2020 के बाद ये ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है, एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए ऊपर चल रहा है। अब हाल ही में यानी 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट जनरेट किया, एक फ्लैग फॉर्मेशन बना वीकली चार्ट्स पे, जिसका टारगेट 440-450 का है। ये तो शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया, यानी अगर 2 से 3 महीने का व्यू रखते हैं तो 440 से लेके 450 तक का टारगेट बनेगा इस। मंदार जी, आप खुद को अनम्यूट कर लें जरा। प्रशांत जी, मैं कह रहा था कि हाल ही में स्टॉक ने वीकली चार्ट्स पे का फ्लैग बनाया हुआ है, 440-450 का स्टॉक में टारगेट बनेगा। सो 2 से 3 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो 450 का टारगेट इसमें जरूर बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा लंबे अरसे का अगर व्यू रखते हैं तो उससे ज्यादा भी स्टॉक में टारगेट बन सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये एक मल्टी बैगर कैंडिडेट है आगे जाते हुए, तो पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए। इनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 310 का होगा, 310 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 3 महीने के व्यू से 450 का टारगेट, और अगर 3 साल का व्यू रखते हैं तो ये करंट प्राइस से ये स्टॉक डबल हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर नजरिया कैनरा बैंक में इस वक्त मंदार जी की ओर से आपको सलाह। और इसके साथ ही अब आपके सवालों के सिलसिले को हमको यहीं रोकना होगा, लेकिन जो सवाल आज रह गए हैं उनको हम आगे शो में ज़रूर शामिल करेंगे। अपने तीनों खास एक्सपर्ट मंदार सर, इसके साथ ही गिरीश और अमोल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खास विश्लेषण के लिए और निवेशकों को अहम सलाह देने के लिए। इसके अलावा हम विदा लें उससे पहले आपको बता दें कि आपको इस शो में शामिल होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस कुछ जरिया है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन के एक हिस्से में उन तरीकों को आप समझ पाएंगे जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हम आपके कॉल को अपने शो में शामिल करेंगे। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।